पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। खरीफ के फसलों में कैसे करें समेकित खरपतवार प्रबंधन। मछली के बीज संचयन से पहले उसके तालाब का प्रबंधन। अधिक लाभ प्राप्ति करने हेतु सिट्रोनेला की रोपाई तकनीक पर जानकारी। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली फसलों में धान, मक्का, ज्वार और बाजरा सहित तिलहनी दलहनी फसलों की खेती काफी बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है। लेकिन जब इन फसलों की उत्पादकता की बात आती है तो पता चलता है कि इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। इस कम उत्पादकता के कारणों में देसी किस्मों का चयन, खेती की परंपरागत प्रबंधनों, कीटों एवं रोगों का प्रकोप आदि के अलावा खरपतवारों की समस्या मुख्यतः कारण है। क्योंकि खरीफ में बरसात के कारण खरपतवारों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण उत्पादन में लगभग 30 से 35% से लेकर 100% तक कमी आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे किसान भाई खरपतवारों के रोकथाम के प्रति लापरवाही कर जाते हैं। इसलिए आप किस तरह से करें खरीफ फसलों का समेकित खरपतवार प्रबंधन, इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, खरपतवार ऐसे अनचाहे पौधे हैं जो फसलों के साथ पानी, प्रकाश, पोषक तत्वों और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करके अधिकांश भाग का उपयोग कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप फसल कमजोर हो जाती है तथा दूसरी तरफ ये खरपतवार फसल में रोग और कीटों को फैलाने का कार्य भी करते हैं, जिससे फसल की पैदावार में भारी गिरावट हो जाती है। इसके अलावा इन खरपतवारों के बीज फसलों की उपज में मिलकर इसकी गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। किसान भाई, अब प्रश्न उठता है कि इन खरपतवारों का जमाव और फैलाव कैसे होता है। तो इनका जमाव और फैलाव बीजों में प्रयोग होने वाले अशुद्ध बीजों द्वारा पिछले फसल में उगे खरपतवार के बीजों से, पशुओं के गोबर और चराई से, सिंचाई जल में बहकर आने वाले खरपतवार के बीजों से होता है। जहाँ तक खरीफ फसलों में खरपतवार होने से होने वाली हानि का प्रश्न है, तो न्यूनतम 20 से 40% तथा कभी कभी ये नुकसान 100% तक भी पहुँच जाता है। खरपतवारों में फसल के साथ प्रतिस्पर्धा का समय अलग अलग होता है। जैसे धान में रोपाई से लेकर 50 से 60 दिनों तक, मक्का, ज्वार, बाजरा में बुवाई से लेकर 35 से 40 दिनों तक, उर्द, मूंग में बुवाई से लेकर 40 से 45 दिन तक। गन्ना की फसल में खरपतवार का प्रकोप बरसात आने तक रहता है, उसके बाद ये नगण्य हो जाते हैं। फसलों से अच्छी पैदावार लेने के लिए इनको खरपतवार मुक्त रखना अति आवश्यक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इधर खरपतवार के नियंत्रण हेतु रासायनिक दवाओं का प्रयोग काफी बढ़ा है, जिसके कारण भूमि और वातावरण में प्रदूषण का खतरा बढ़ने के साथ साथ कुछ खरपतवारों में इन शाकनाशी रसायनों के प्रति सहनशीलता भी बढ़ी है। इसके साथ ही खरपतवारों का नियंत्रण केवल निराई से ही संभव नहीं है, क्योंकि मजदूर
मजदूरों की मजदूरी बढ़ने के साथ साथ इनकी अनुपलब्धता भी आज के समय में एक प्रमुख समस्या है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए समेकित खरपतवार प्रबंधन पद्धति को अपनाया जाना अति आवश्यक है, जिसमें ऐसा प्रबंधन करना होगा जिससे फसलों में खरपतवारों का प्रकोप कम से कम हो सके और खरपतवारों से फसल को कोई आर्थिक नुकसान न हो। इस पद्धति की विशेषताएं इस प्रकार हैं। गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई तथा मानसून से पहले प्राप्त वर्षा जल का लाभ उठाकर जुताई करने से खरपतवारों के अवशेष तथा वर्षा उपरांत उगे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। समुचित फसल चक्र अपनाना, इसमें धान की जगह सोयाबीन फसल उगाने से धान में पाई जाने वाली जंगली लाल धान खरपतवार की संख्या कम हो जाती है। खरपतवार रहित प्रमाणित बीजों का प्रयोग करना चाहिए। बुवाई हमेशा लाइनों में करें और पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी उचित रखें, जिससे निराई गुड़ाई करने में आसानी रहती है। उगे हुए खरपतवारों को नष्ट करने के लिए निकाई गुड़ाई करते रहें। खेतों में पूरी तरह सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट खाद का ही प्रयोग करें। खरपतवारों वाले क्षेत्रों से चराई करने आए हुए पशुओं की चराई खेतों में न कराएं। खरपतवार को रोकने के लिए फसल लाइनों के बीच में सूखी घास, फसल अवशेष के पलवार बिछाकर खरपतवार का नियंत्रण करें। ये विधि आपके नमी संरक्षण में भी सहायक होगी। हरी खाद का प्रयोग करने से खरपतवार कम उगते हैं। नर्सरी उगाने वाले एरिया में मृदा सौरीकरण का उपयोग कर पौधशाला में खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ कीट व रोगों की भी रोकथाम होती है। पेंडिमेथिलिन, एलाक्लोर और एट्राजिन ऐसे खरपतवार नाशी रसायन हैं, जिनका प्रयोग बुवाई के बाद बीज जमने के पूर्व किया जाता है। एट्राजिन खरपतवार नाशी रसायन मक्का, बाजरा तथा ज्वार फसल में काफी कारगर है। इसकी 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। मूंगफली, अरहर और सोयाबीन में पेंडिमेथिलिन या एलाक्लोर काफी प्रभावी है। पेंडिमेथिलिन की 30 ईसी सांद्रता वाले 3.3 लीटर दवा का प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के 48 घंटे के अंदर छिड़काव करें। ऐसा करने से आपकी फसल 35 से 40 दिनों तक खरपतवार से मुक्त रहती है। बुवाई और रोपाई के बाद प्रयोग होने वाले रसायनों में धान के खेतों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सोडियम सॉल्ट का 625 ग्राम प्रति हेक्टेयर दर से प्रयोग करना चाहिए। धान की सीधी बुवाई वाले खेतों में 20 दिन बाद और रोपाई वाले खेतों में रोपाई के 7 दिन बाद प्रयोग करना चाहिए। और संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए ब्यूटाक्लोर की 2.5 लीटर मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से धान की रोपाई के लिए 3 दिन के अंदर प्रयोग करें। किसान भाइयों, अपनी फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज लेने के लिए यदि आप खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बताई गई बातों को अमल में लाएंगे तो फसलों में खरपतवार उगेंगे ही नहीं, और फसल में जब खरपतवार नहीं उगेंगे तो आपको फसल से आशातीत उपज मिलेगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत यदि मछली पालन की बात की जाए तो किसानों के लिए ये प्रतिदिन लाभकारी व्यवसाय बनता जा रहा है और ये लाभ निरंतर बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप समय समय पर इनके तालाब का प्रबंधन करते रहें, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे में तालाबों के प्रबंधन की विशेष आवश्यकता होती है। यदि आप सही समय तथा सही तरह से तालाब का प्रबंधन नहीं करेंगे तो इससे आपको आगे चलकर काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए किसान भाई मछलियों के बीज संचयन से पहले उसके तालाब का किस तरह से करें प्रबंधन, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी के विषय वस्तु विशेषज्ञ GD निगम। किसान भाइयों, पहले तो आजकल जल की बहुत बड़ी समस्या है। यदि हम 1 हेक्टेयर का तालाब जिसके पास उपलब्ध है या 1 एकड़ का तालाब जिसके पास उपलब्ध है, वह समझ लीजिए कि
बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए। पहली बात, इससे फ़ायदा ये है कि तालाब में बरसात का पानी या अगल बगल का जो भी पानी आता है यह इकट्ठा होता है और इससे तालाब में रिचार्ज होता है और मिट्टी में रिचार्ज की शक्ति ये वर्तमान रहती है। दूसरी बात कि इसके जो हम 2 मीटर की गहराई बताते हैं, 2 से 2.5 मीटर गहरा तालाब है, यदि हम चाहें तो उसको बहुत से सिंचाई के काम ले सकते हैं 1 मीटर पर पानी निकाल करके, और यह पानी बहुत ही अच्छा होता है। इसमें पोषक तत्व भी उपलब्ध होते हैं और यह पानी फसल के लिए बहुत फायदा करता है। अब बात करते हैं मछली पालन हेतु तालाब की तैयारी की। तो हमारे जो मत्स्य पालक भाई मछली पालन करना चाहते हैं तो उन्हें इस व्यवसाय को लाभकारी बनाने हेतु मछली के बीज डालने से पहले तालाब का प्रबंधन ठीक तरह से करना होगा। तो वो किस तरह से करें मछली तालाब का प्रबंधन, आइए जानते हैं। तो उसमें यह बात आती है कि पहले यदि तालाब में पानी नहीं है, सूखा है, तो उसको अच्छी तरह, जैसे गर्मी में खेतों की जुताई करते हैं, जुताई करके 10-15 दिन छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद उसमें पानी भरते हैं और पानी भर करके उसमें 2 से 3 क्विंटल चूना डालते हैं, जाल से चला करके या भैंस को हिला करके पूरे तालाब में मिला देते हैं। इस प्रकार हम करते हैं और इसमें 2.5 से 3 क्विंटल चूना प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है। दूसरा, इसके 10 दिन बाद हम जानवरों का ताज़ा बिटोरा हुआ जो फीकल मैटर है, गोबर है, उसको हम लोग तालाब में डालने के लिए कहते हैं। ये 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष के लिए होता है और यह जो है हम इसको पूरे तालाब में पानी में मिला करके इसको पूरे तालाब में छोड़ देते हैं और मिला देते हैं। इसके 15 दिन बाद हम फिर जो है रासायनिक उर्वरक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश डालते हैं। तो प्रति माह जो है 1 हेक्टेयर के लिए 25 किलो यूरिया, 25 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 4 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश इसको तालाब के पानी में ही घोल लेते हैं। घोल करके पूरे तालाब में छिड़काव करते हैं और इसको प्रतिमाह करने की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार हम अपने तालाब को तैयार कर लेते हैं और तालाब में जब इतना चीज़ छोड़ देंगे तो तालाब का पानी हरा हो जाएगा। इसका मतलब कि इसमें प्लैंकटन जो प्लवक जो है हरे रंग के वो आ जाएंगे और पूरा तालाब का पानी हरा दिखेगा और ऐसा इस समय मछलियों का भोजन तैयार हो जाता है। मछलियों का भोजन देने के लिए इसमें अच्छी मात्रा में प्लवक तैयार होते रहते हैं और ऐसे समय में हम जो मिश्रित मछली पालन के बारे में अभी हम बताते हैं तो उसमें देसी प्रजाति की जो मछलियां हैं, भाकुर, रोहू, नैन, ये तीनों प्रकार की मछलियां हमारे प्रदेश के मत्स्य पालन विकास अभिकरण है वहाँ उपलब्ध हैं। उनसे लेकर के आप अपने तालाब में छोड़ सकते हैं। किसान भाइयों, यदि कृषि से लाभ प्राप्त करना है तो परंपरागत फसलों के साथ साथ आधुनिक तरीके से फल, सब्जी और औषधि फसलों की खेती भी करनी होगी, तभी आप कृषि से लाभ ले सकेंगे। इस तरह आज हम सिट्रोनेला की बात करें तो इसकी खेती करके किसान अधिक लाभ ले सकते हैं। तो जो किसान इस समय इसका रोपण करना चाहते हैं तो वो इसकी रोपाई किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर DS नेगी। जैसा कि एक फसल है जिसको सिट्रोनेला या जावा सिट्रोनेला के नाम से जिसको लोग जानते हैं, इसकी खेती करके भी किसान अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसका उपयोग जो है खास करके सौंदर्य प्रसाधन में बड़े पैमाने पे इसका उपयोग होता है। इसके साथ ही साथ जो आपका मच्छर भगाने वाली जितनी क्रीम बनती हैं या लोशंस बनते हैं उन सब में भी जो है इसका प्रयोग होता है। किसी भी फसल की खेती के लिए किसानों को ये जानना आवश्यक है कि उसकी रोपाई या बुआई का सही समय क्या है, साथ ही कौन सा क्षेत्र फसल विशेष के लिए उपयुक्त है। अतः सिट्रोनेला की खेती के लिए
कौन सा क्षेत्र उपयुक्त है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। इसकी खेती करने के लिए खास करके तराई वाले इलाके, और समय में आप देखें कि सबसे बढ़िया समय वैसे बरसात का होता है, जब बारिश होती रहती है उस समय इसकी खेत पौध जो है रोपित की जा सकती है मुख्य खेत में। खेत की तैयारी करते समय ये ध्यान रखें कि खेत में जब हम पौधे रोपण करने जा रहे हैं उससे पहले उसमें पर्याप्त नमी है कि नहीं है। अगर उसमें नमी नहीं है तो हम जो है उसको उसके लिए जो है पलेवा कर लें, पहले से सिंचाई करके जो है खेत को फिर जब वो तैयार होने लगा हो उस समय तैयार करें। वो उससे जो है हमारे पौधे जो है वो उनकी जो मोर्टेलिटी है या जो वो कम मरेंगे और अच्छे हमारे पौधे चलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम 2 जुताई अच्छी से कर लें और पाटा लगा के खेत को अच्छे से तैयार कर लें। और साथ ही साथ अगर अच्छा हो कि हमारे पास 10-12 टन अगर गोबर की खाद हो तो उसको हम अच्छी तरह से जो है अंतिम जुताई के समय खेत में मिला लें। और साथ ही साथ जो हमारे पास जैसे कि इस फसल के लिए करीब लगभग जो है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। तो इसमें ये ध्यान रखें कि पोटास और जो फास्फोरस की मात्रा है उसको हम जो है लगाते समय या जो लास्ट जो हम जुताई करते हैं उसी समय मिला दें, और 1/3 भाग जो है नाइट्रोजन का भी उस समय मिला दें। तो मुख्य बात यह है कि जब भी हम खेती करें तो हम अच्छी प्रजाति का उपयोग करें। तो खास करके जो सिट्रोनेला में है तो जैसे कि मंदाकिनी है, मंजूसा है, बायो 13 है, ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनसे कि अच्छा तेल हमें किसानों को प्राप्त हो सकता है। तो इसकी खेती जो है पुरानी जड़युक्त कलमों से की जाती है, यानी कि जो पुराने पौधे होते हैं उनमें जो कल्ले होते हैं जिनमें की जड़ निकली होती है, उन जड़ों को हम अलग कर लेते हैं। और जड़ों को अलग करने के बाद जो है उसको उसकी पत्तियां काट के और उसकी थोड़ी सी जड़ हल्की करके कम करके फिर हम जो है उसको पौधरोपण सामग्री तैयार करते हैं। और उसके बाद जो है करीब जो है 45 गुणा 30 सेंटीमीटर या 45 गुणा 45 सेंटीमीटर की दूरी पे हम इसको खेत में लगा सकते हैं। रोपाई के 1-1.5 माह बाद खरपतवार अधिक दिखाई दे तो एक निराई गुड़ाई कर दें। उसके बाद आवश्यक हो तभी निराई गुड़ाई करें। जहां तक खड़ी फसल में यूरिया के प्रयोग की बात है तो प्रत्येक कटाई के बाद 225 किलोग्राम यूरिया को 3 भाग में बांटकर फसल में प्रयोग। 5 साल तक आपके खेत में बना रहता है। एक बार आपने रोपण कर दिया तो 5 साल तक आप इसकी देखभाल करें और इससे अच्छा तेल प्राप्त कर सकते हैं। और 5 साल तक के बाद भी अगर खेती करनी है तो आपको जो है पौधरोपण सामग्री भी आपके खेत से आपको मिल जाएगी। तो एक बार अगर करीब जो है 1 साल में लगभग जो है जैसे इस इलाके में जो है करीब जो है 2 से 3 कटाई इसमें आराम से कर सकते हैं साल में। और 2 से 3 कटाई के अंतर्गत जो आपको 200 से लेके 220 किलोग्राम तेल जो है करीब जो है प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर जो है आपको प्राप्त हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन फसलों में जो है इनको हम सगंध फसलें या सुगंधित फसलें कहते हैं, क्योंकि इनके किसी न किसी भाग में, चाहे पत्ती में, तने में, जड़ में या किसी फूल में जो है सुगंधित तेल हमें मिलता है। तो सुगंधित तेल को निकालने के लिए सबसे मुख्य बात यह है कि हमें एक यूनिट की आवश्यकता होती है जिसमें कि हम आसवन विधि से जो है तेल निकाल सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका तेल जो है आसवन विधि से निकाला जाता है। और इसमें क्या होता है कि जिस भी भाग में जो है, जैसे कि सिट्रोनेला की बात करें तो पत्तियों में इसमें तेल होता है, तो उसको जो है उस पत्तियों को जो है हम जो है पानी के साथ गर्म करके फिर जो है इसका और ठंडा करके फिर जो तेल और पानी को अलग कर लेते हैं और तेल को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। तो इसके लिए आपको जब एक यूनिट छोटी लगानी पड़ेगी, अगर आपके आसपास क्षेत्र में है तो बड़ी अच्छी बात है। ये ध्यान रखना है कि इसकी खेती तभी करें जब आपके पास यूनिट की उपलब्धता हो। तो जो यूनिट की कीमत होती है वो उसके स्टील पे डिपेंड करती है। अगर उसका स्टील हल्की क्वालिटी माइल्ड स्टील है तो उसकी कीमत कम होती है, और अगर वो स्टील स्टेनलेस स्टील है तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है। इसके साथ ही साथ जो यूनिट की कीमत होती है वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप कितनी कैपेसिटी का, ये कितनी कुंटल कैपेसिटी का आप जो है यूनिट बना रहे हैं। जैसे लगभग 5 कुंटल कैपेसिटी का जो स्टेनलेस स्टील का जो यूनिट होती है उसमें लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए जो है खर्चा आता है। लेकिन ये सिट्रोनेला के लिए आप जो है माइल्ड स्टील का भी उपयोग कर सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य में खरीफ प्याज की खेती मुख्यतः फतेहपुर जिले में की जाती है और इससे सटे बांदा, रायबरेली, कानपुर, हमीरपुर सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी इसकी छिटपुट खेती की जाती है। और जो किसान भाई खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उनके लिए वर्तमान समय इसकी नर्सरी डालने के लिए उपयुक्त है। तो प्याज की स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए आप कौन कौन से उन्नत किस्म का चयन करें तथा इसकी नर्सरी किस तरह से डालें, इस सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं एक विषय विशेषज्ञ ऋचा सिंह। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऐसी जगह का हम चुनाव करें जहाँ पर जल का भराव ना हो। तत्पश्चात हम नर्सरी के लिए कितना स्थल हमें चुनाव करना है हम ये तय करेंगे, जैसे कि 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और आधा फीट ऊंची उठी हुई हमें क्यारी का चुनाव करना पड़ेगा। नर्सरी स्थल को चयनित करने के बाद हम सबसे पहले उसमें थोड़ी सी नमी बनाए रखने के लिए उसकी सिंचाई कर देंगे और फॉर्मेलिटी हाइट से उसको जो है सिंचित कर देंगे हम। तत्पश्चात जो है 2 मीटर गेज की पन्नी से उसे हम ढक देंगे। ढकने के बाद किसान भाई ध्यान रखेंगे कि चारों तरफ से उसे किसी पत्थर या ईंट से कवर कर दे जिससे वो पन्नी उड़े ना। पॉलीथीन के अंदर जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो उसमें जो है मर जाते हैं और हमारी जो खेत की नमी है, हमारी नर्सरी की जो नमी है वो यथावत बनी रहती है, नमी का नुकसान नहीं होता है। 15 दिन बाद उस पॉलीथीन को हम हटाते हैं। किसान भाइयों, प्याज की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु उन्नतशील किस्में कौन कौन सी हैं और नर्सरी के लिए उचित आकार की क्यारियों का निर्माण करते हुए बीजों की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई किस तरह करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। प्याज की उन्नतशील किस्मों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कि कई सारी किस्में हैं, जैसे कि एग्रीफाउंड डार्क रेड, एग्रीफाउंड लाइट रेड, मधुबिंदु, अर्का निकेतन, N53। लेकिन खरीफ प्याज में हम उपयोग करते हैं एग्रीफाउंड डार्क रेड का, जिसकी उत्पादन शक्ति बहुत अच्छी है। इसके बाद आता है बीजोपचार। जो बीज हम बो रहे हैं उस बीज को सबसे पहले हमें बीजोपचारित करना चाहिए। उसके लिए हम थायरम, कार्बेंडाजिम, इन सारे फंजीसाइड दवाइयाँ होती हैं जिनको कि 1 किलोग्राम बीज में 1 ग्राम दवा की आवश्यकता पड़ती है, जिसका खर्च मुश्किल से 1.5 से 2 रुपए आता है। भूमि की तैयारी के लिए जिस तरीके से सारी फसलों की जाती भूमि की तैयारी, उसी तरीके से हमें करना। भूमि की अच्छी जुताई कर लेना है, पाटा लगा लेना है, जो मेड़ वगैरह उनमें एक भी खरपतवार न रहे वो सारी चीज़ों को हमें साफ कर देना है। जो क्यारी अपने लिए चयनित करी है 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 से 1.5 मीटर ऊंची उठी हुई क्यारी, उसको अच्छी निदाई वगैरह करने के बाद उसमें हमें अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 10 से 15 तगाड़ी उसमें मिला दें। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि गोबर की खाद अच्छी तरीके से सड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि अगर अधपक्की गोबर की खाद होगी तो उसमें दीमक के लगने का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक में हम आते हैं तो नत्रजन, स्फुर, पोटास की 1-1 किलोग्राम मात्रा उसी क्यारी में हम अच्छी तरीके से मिला देते हैं। अगर किसान भाइयों को 19-19-19 मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छी है, उसको हम उसमें अच्छी तरीके से जुताई करके उसमें हम मिला देते हैं। तत्पश्चात हमें उपचारित बीज को, जो भी हमने अपना बीज प्याज, खरीफ ओनियन का बीज उपचारित किया है, उसमें हम उसे डालते हैं। 1 से 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है हमें 1 एकड़ खेत में प्याज की खेती करने के लिए। तो बुआई 2 विधि से की जाती है, एक तो छिटकवा विधि से की जा सकती है, दूसरा लाइन विधि से की जा सकती है। लाइन विधि से करने से इसका फ़ायदा ये होता है कि हम उसमें जो भी खरपतवार या जो भी अन्य चीज़ें होती हैं उनका हम नियंत्रण बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि नर्सरी में हमें दवा का स्प्रे करना पड़े तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। प्याज के बीज इतने छोटे होते हैं कि अगर उन्हें जमने में कुछ दिन का समय लग जाता है, अगर वो यूं ही पड़े रहेंगे तो जो पक्षी होते हैं वो पक्षियों द्वारा उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है और उसको जमने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए हम मल्चिंग का उपयोग करते हैं। मल्चिंग में क्या करते हैं कि हम पत्तों द्वारा जो है उस नर्सरी को ढक देते हैं। ढकने से एक तो उसका तापक्रम बढ़ जाता है, तापक्रम बढ़ने की वजह से बीज हमारा जल्दी अंकुरित हो जाता है। क्योंकि प्याज के बीज बहुत बारीक होते हैं, अगर उनको हम डायरेक्ट
सींच देते हैं तो वो बह जाएंगे, इसलिए उसे हजारे की सहायता से उसकी जो है हम हल्की हल्की सिंचाई करेंगे, जिससे मृदा में नमी भी बनी रहे और साथ ही बीज का हमारे नुकसान न हो, वो अपनी जगह पर वो अंकुरित हो जाए। तो खरीफ प्याज में सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि किस तरीके से हम अपनी पौध का बचाव कर सके, किस तरीके से हम पौध को अपनी तैयार कर सके। उसके लिए हमें उसे पॉलीथीन से कवर करना पड़ेगा और ध्यान ये दें कि पॉलीथीन को बिल्कुल ज़मीन से ढकना नहीं है, उसे केवल ऊपर से ही कवर करना है। जब हमारी पौध तैयार हो जाती है तो उसमें हमें अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम उसे हाथ से, अगर उसमें खरपतवार आ जाते हैं तो उसे हम निकाल सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है निगोही जिला शाहजहाँपुर के कृषक रणदीप सिंह ने। यह आफरा से ग्रसित दुधारू पशुओं के उपचार के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रणदीप सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पशुओं में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि हरा चारा खा लेते हैं या ऐसी विषाक्त चारा जो खा लेते हैं, या अपनी खुराक से जब पशु ज़्यादा भोजन ले लेते हैं तो ब्लोटिंग हो जाती है, उनके पेट में सूजन आ जाती है, जिसे अफरा रोग कहते हैं। उसकी वजह से सांस लेने में पशु को दिक्कत होती है और पशु परेशानी में रहता है, दूध देना बंद कर देता है, थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो इसका किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो चारा देते हैं उसको डाइजेस्टेंट करें और उसको भिगो कर दें। इसके अलावा आप अपने दुधारू पशु को संपूर्ण पौष्टिक आहार प्रदान करें। अधिक मात्रा में दाना नहीं खिलाएं, कम मात्रा में भी ना दें, क्योंकि कम मात्रा में दाना देने से पशुओं में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे पशु के दूध के उत्पादन में भी कमी आ जाती है। और पशु को हरा एवं सूखा चारा संतुलित मात्रा में दें। अब बात करते हैं रोग ग्रसित पशु के उपचार के बारे में। तो हमारे पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं को इस रोग से निजात दिलाने के लिए सर्वप्रथम इनका प्राथमिक उपचार कराएं। तो इसके लिए पशुपालक भाई अपने रोगग्रस्त दुधारू पशु के फूले हुए पेट पर तेल, गर्म पानी या गर्म कपड़े से उस पर मसाज करें। इसके साथ ही यदि पशु के आफरे में कमी आ रही है तो आप लकड़ी को उसके मुंह में बांध दें, जिससे कि उसके अंदर की हवा बाहर निकलती रहे, जिससे पशु को आराम मिलता है। और किसी पशु चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। एक ब्लोटोसिल आता है या डी ब्लोट आता है, सिरप आता है, उसको देने से पशुओं में आराम हो जाता है, पशुओं का सूजन कम हो जाती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। विश्व मरुस्थल दिवस पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। मिश्रित मछली पालन करके कैसे कमाएं अच्छा लाभ। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।